हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हमारा डीएलएड का 10वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 9 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसमें सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सारे प्रश्नों को ध्यान से देखें। ये नए नए सिलेबस पर आधारित है। तो शुरू करते हैं। शुरू में हमारा ये हिंदी का प्रश्न है। यहाँ पे हम लोगों को गद्यांश पढ़ना है और उसका आंसर देना है। यहाँ पे फिल करना है, क्या फिल होगा। इसको हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। दीपावली भारत में डैश जाने वाला एक सबसे बड़ा त्यौहार है। क्या होगा यहाँ पे पहले वाले में? इसमें होगा मनाया जाने वाला फील होगा यहाँ पे। उसके बाद है हर साल इस पर्व को कार्तिक माह की, यहाँ पे माह होगा दूसरा, इजी प्रश्न है, इजी यहाँ पे माह फील हो जाएगा। उसके बाद है इस त्यौहार को आने के डैश दिन के पहले ही इसकी तैयारी हो जाती है। क्या होगा सही आंसर? कुछ दिन पहले ही तैयारी हो सकती है। तो यहाँ पे 5 नंबर तक आपको ऐसे ही भर देना, इजी प्रश्न है। उसके बाद हम लोग छठे से देखते हैं। छठे प्रश्न से हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि रेखांकित वाक्य को प्रतिस्थापित करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। पनीर का मिठाई, इसमें कुछ गलत है, इसमें सही क्या होगा ये बताना है। सही आंसर होगा पनीर का मिठाई नहीं होगा, यहाँ पे पनीर की मिठाई होना चाहिए था, क्योंकि पनीर ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखना आपको। दे गए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्रधान का पर्यायवाची क्या होगा? प्रधान को मुख्य भी कहा जा सकता है, ये सही है। दे गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। इस समय हमारे देश से भावनात्मक एकता की आवश्यकता है। इस समय हमारे देश से भावनात्मक एकता की आवश्यकता है। यहाँ पे देश में होना चाहिए था, से यहाँ पे गलत है, में होना चाहिए था। ऑप्शन देख लेते हैं। इस समय हमारे देश को होना चाहिए था, यहाँ पे को सही हो जाएगा। इस समय हमारे देश को, इस समय हमारे देशों नहीं होगा, हमारे देश को, ये चौथा वाला सही है। देखिए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, ये देखना है। समय की गति बड़ी अद्भुत है। समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता है। समय की गति बड़ी अद्भुत है। समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती है, इसमें क्या गलत है? यहाँ पे होना चाहिए था प्रतीक्षा नहीं करता, ये समय हो जाता है। ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है। यहाँ पे प्रतीक्षा नहीं करती, ये गलत है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। घर के डैश अस्पताल है, क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा घर के सामने अस्पताल है। दिए गए शब्द का विलोम चुना है। निर्मल का विलोम क्या होगा? निर्मल का विलोम होगा स्वच्छ। निर्मल मतलब स्वच्छ होता है, इसका विलोम होगा मलिन। निर्मल का उल्टा होता है बलीन नहीं, मलिन मतलब गंदा होता है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में दम करना इसका अर्थ है। नाक में दम करना क्या अर्थ होगा इसका? नाक में दम करने का अर्थ होता है बहुत परेशान करना। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना, सही आंसर होगा। उज्ज्वल का विलोम क्या होगा? उज्ज्वल का वर्तनी भी पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से देख लेना कैसे लिखा हुआ है। उज्ज्वल का विलोम क्या होगा? उज्ज्वल का विलोम धूमिल होगा। उज्ज्वल का विलोम होगा धूमिल, याद रखना आपको। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका अंत ना हो। जिसका अंत ना हो उसको क्या बोलते हैं? जिसका अंत ना हो उसको अनंत बोला जाता है। जिसका अंत ना हो उसको अनंत बोला जाता है। मुहावरा का अर्थ बताना। यहाँ पे घर फूंक कर तमाशा देखना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होगा कि अपनी हानि करके मौज मस्ती करना, घर फूंक कर तमाशा देखना। इसके बाद है इसमें से कौन निम्नलिखित शब्दों में अनेकार्थी शब्द कौन सा है? ऐसा शब्द कौन सा है जिसका अनेक अर्थ होगा? कौन सा सही होगा? कौन सा ऐसा शब्द है जिनका कि अनेक अर्थ है, यानी कि एक ही शब्द का अनेक अर्थ है? कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पत्र। पत्र जो है इसका और भी बहुत सारा अर्थ होता है। पत्र मतलब चिट्ठी भी होता है, पत्र मतलब कागज भी होता है, और जिस थाली में खाते हैं उसको भी पत्र कहा जाता है, पत्ता को भी पत्र कहा जाता है। तो ये सभी पत्र का इसका बहुत सारा अर्थ होता है। इसका मतलब ये है कि पत्र एक अनेकार्थी शब्द है, यानी कि ये सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नांकित में से एकार्थी शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द है जिसका केवल एक ही अर्थ होगा? एक ही अर्थ किसका होगा? इसका सही आंसर होगा वृक्ष। वृक्ष जो है ये, इसका सिर्फ एक ही अर्थ होता है, इसका और कोई दूसरा अर्थ नहीं होता, याद रखना है। प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह कहलाता है। प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह क्या कहलाता है? सही आंसर होगा, सही आंसर हो जाएगा शब्द। शब्द ये स्वतंत्र होता है और सार्थक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा योग रूढ़ शब्द है? इनमें से कौन सा योग रूढ़ शब्द है, ये बताना है। चक्रपाणी, चक्रपाणी ये जो दिया गया है ये एक प्रकार का योग रूढ़ शब्द है, याद रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? कौन यौगिक शब्द है, ये बताना है। यौगिक शब्द जो कि दो शब्दों के मेल से मिला होता है, दो शब्दों के मेल से बना होता है, उसको यौगिक शब्द कहते हैं। सही आंसर होगा घुड़सवार। घुड़सवार यहाँ पे ये यौगिक शब्द है। निम्नांकित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? निम्नांकित में से रूढ़ शब्द कौन सा है, ये बताना है। रूढ़ शब्द कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा महात्मा। महान है जो आत्मा, तो ये एक प्रकार का रूढ़ शब्द है, याद रखना है। टोपी, गंगाजल ये सभी रूढ़ शब्द नहीं है, ये सभी टोपी संज्ञा होता है। संधि का विलोम है। संधि का विलोम क्या होता है? संधि का विलोम होता है विग्रह। संधि मतलब होता है दोनों मिलाना और विग्रह का मतलब अलग करना होता है। क्षणिक शब्द का विलोम क्या होता है? क्षणिक शब्द का विलोम क्या होता है, ये बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ सकता है। क्षणिक शब्द का विलोम क्या होगा? क्षणिक शब्द का विलोम यानी कि उल्टा हो जाएगा शाश्वत। क्षणिक का विलोम होगा शाश्वत। कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द है कृतज्ञ। कृतज्ञ शब्द का विलोम कौन सा होगा? सही आंसर होगा कृतज्ञ का विलोम होगा कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होगा। साधु। अगला देख लेते हैं, समान। समान एक ही उदर से जन्म लेने वाला, यानी कि एक ही उदर से जन्म लेने वाले को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा सहोदर। एक ही माँ से जो जन्म लेते हैं उसको सहोदर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। बाछे खिलाना। बाछे खिलाना इस मुहावरे का अर्थ है। बाछे खिलाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? सही आंसर होगा परिवर्तन होना। बाछे खिलाना मतलब परिवर्तन होना, बिल्कुल सही है, परिवर्तन होना। निम्नलिखित में से कौन सा सरल शब्द का समानार्थी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सरल शब्द का समानार्थी नहीं है, यह बताना है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा चतुर। सरल, सरल का अर्थ चतुर नहीं होता है। सरल मतलब भोला हो सकता है, सरल मतलब सीधा हो सकता है, लेकिन चतुर नहीं हो सकता है। सुरक्षा का समानार्थी शब्द है। सुरक्षा के समान किसका अर्थ होता है? इसका सही आंसर होगा चौकसी। सुरक्षा और सुरक्षा और चौकसी इन दोनों का समान अर्थ है, याद रखना है। अनुज का विलोम शब्द होगा। अनुज का विलोम यानी कि उल्टा शब्द क्या होगा? अनुज का विलोम होगा अग्रज। अनुज मतलब छोटा होता है, अग्रज मतलब बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 30, गरल का विलोम शब्द क्या होगा? गरल, गरल का विलोम शब्द क्या होगा, ये बताना है। सही आंसर होगा सुधा। गरल का विलोम सुधा होता है, इसको याद रखना है। इसके बाद मैथ्स का प्रश्न है, लेकिन अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग जीके, जीएस, साइंस, जीके, साइंस और करंट अफेयर इन सबको देखने वाले हैं और हिंदी को देखने वाले हैं। तो यहाँ से साइंस का प्रश्न है, इसको आपको अच्छे से देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें साइंस के दिए हुए। तो शुरू करते हैं। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, ये बताना है। अदरक तना का प्रकार होता है और अदरक ये जड़ नहीं होता है, आपको याद रखना है। अदरक तना होता है, इसमें बच्चे को कन्फ्यूजन होता है। कई बच्चे जड़ को टिक कर देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा तना। अदरक तना का रूपांतरित रूप होता है। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? सही आंसर होगा नाइट्रोजन। वातावरण में नाइट्रोजन सबसे अधिक होता है, लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है वातावरण में, आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, याद रखना है। ऑक्सीजन 21% होता है, ये सभी आपको याद रखना है। यहाँ पे एक समीकरण का चित्र दिया गया है, इसका IUPAC नाम क्या होगा, ये बताना है। इसका IUPAC नाम क्या होगा, ये आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 2-मेथिल ब्यूटेन। 2-मेथिल ब्यूटेन इसका सही आंसर होगा। इसको देख ध्यान से, इसका चित्र देख लें,
ये इसका रासायनिक संरचना है। 2 मेथिल ब्यूटेन का। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सा धातु मिलाया जाता है जो कि वो स्टील में परिवर्तित हो जाता है? लोहे में क्या मिलाएंगे? सही आंसर होगा निकेल। लोहे में निकेल मिलाया जाता है जिसके कारण उसमें काफ़ी सारा प्रॉपर्टीज आ जाता है। निकेल से जो है ये जंग रोधक भी बन जाता है और स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है ये बताना है। सही आंसर होगा समुद्र का पानी। समुद्र का पानी ये ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। नॉर्मल पानी के मुकाबले समुद्र पानी में ऊष्मा का अच्छा चालन होता है। प्रोड्यूसर गैस क्या है? प्रोड्यूसर गैस ये किसका मिश्रण होता है ये बताना है। सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ होता है? एलपीजी में एक अजीब सा गंध होता है, वो किसके कारण होता है ये बताना है। एलपीजी जो कि घर में यूज होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें कौन सा गंधीय पदार्थ होता है? सही आंसर होगा एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन के कारण इसमें जो है अजीब सा एक गंध आता है जिसके कारण पता चल पाता है कि कहीं पे लीकेज है या नहीं है। बिजली के लैंप का तनु बना होता है। बिजली के जो लैंप होता है उसका तंतु किसका बना होता है? सही आंसर होगा टंगस्टन। बिजली के लैंप का तंतु टंगस्टन का बना होता है। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ेगा? चुंबक को अगर गर्म करेंगे तो क्या असर पड़ेगा? सही आंसर होगा चुंबक नष्ट हो जाएगा, यानी कि उसका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा, वो चिपकने नहीं लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है? कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है? सही आंसर होगा सोडियम एन डेडोसिल सल्फेट। सोडियम एन डेडोसिल सल्फेट याद रखना है। कोई भी डिटर्जेंट है तो उसमें सोडियम अवश्य होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? कौन बायोगैस में उपस्थित नहीं है ये बताना है। बायोगैस में कौन उपस्थित नहीं है? मीथेन तो उपस्थित होता ही है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, क्लोरीन जो है नहीं होता है। बल का असाई मात्रक क्या होता है? बल का असाई मात्रक न्यूटन होता है, याद रखना आपको। बल का असाई मात्रक न्यूटन होता है। बल को एफ से डिनोट करते हैं। एफ बराबर एम ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फार्मूला आपको याद रखना है, इससे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह से प्रयोग नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसका रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह प्रयोग नहीं होता ये बताना है। सही आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन का रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में उपयोग नहीं होता है। हाइड्रोजन का उपयोग हो सकता है, यानी कि ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और मेथिल हाइड्रोजनिन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आयोडीन का उपयोग नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रबर वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? कौन रबर के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा सल्फर। रबर के वल्केनाइजेशन में उसमें सल्फर मिलाया जाता है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वाय अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का क्या नाम है? वाय अंतरिक्ष में स्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का क्या नाम है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछली बार ही एग्जाम में पूछा गया था। सही आंसर होगा हब्बल दूरदर्शी। हब्बल दूरदर्शी इसका सही आंसर होगा। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? किस भाग पे प्रतिबिंब बनता है? सही आंसर होगा रेटिना। रेटिना जिसको दृष्टि पटल कहते हैं, यहीं पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और इसमें हमेशा वस्तु से छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं ये बताना है। सही आंसर होगा ऑक्सीजन। पौधे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड रात में छोड़ा जाता है पौधे के द्वारा। कास्टिक सोडे के रासायनिक नाम क्या होता है? कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है ये बताना है। सही आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH ये कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम होता है। NaOH याद रखना है आपको। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा है, जिसको कि मास्टर ग्रंथि कहते हैं? सही आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। ये मस्तिष्क में होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि भी इसी को ही कहा जाता है। काफ़ी छोटा ग्रंथि होता है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से पूर्णतः
निम्नलिखित में से पूर्णतः ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है? निम्नलिखित में से पूर्णतः ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सा है ये बताना है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सीमेंट। इसमें ऑक्सीजन को नहीं रहता है, सीमेंट में ऑक्सीजन का थोड़ा भी परसेंटेज नहीं रहता है। इसके बाद जीके का प्रश्न है सामाजिक अध्ययन, इसको अच्छे से देखना है। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती हैं। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है, कहाँ से ज्ञात होती हैं? सिंधु घाटी के बारे में पता किससे चलता है? तो सही आंसर होगा ज़्यादातर इसका पता जो है वो मुहरों से पता चलता है। ऐसे तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मुहर है और खनन वगैरह सभी पता चला है, लेकिन ज़्यादा जो पता चला है वो मुहरों के कारण पता चला है। कित में से कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है? गद्य और पद दोनों में कौन सा वेद है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद ये गद्य और पद दोनों में है। ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है और अथर्ववेद ये सबसे नया वेद है, याद रखना आपको। सामवेद में संगीत के बारे में दिया गया है। महायान के संस्थापक थे। महायान ये बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय था, इसके संस्थापक कौन थे? सही आंसर होगा नागार्जुन। महायान संप्रदाय के संस्थापक नागार्जुन थे। अगला क्वेश्चन 84, कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से? कौटिल्य चाणक्य को ही कहा जाता है। किस विश्वविद्यालय से इनका संबंध था ये बताना है। सही आंसर होगा तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी और यहाँ पे वे पढ़ाते भी थे बाद में, याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था ये बताना है। मृत्युदंड जहांगीर ने किनको दिया था? सही आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। ये सिखों के 5वें गुरु थे और इनको जो है मुस्लिम धर्म नहीं स्वीकारने के कारण इनको जो है मृत्युदंड दिया था जहांगीर ने। निम्न में से किसने मुगल सम्राट निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण किसने लिखा था ये बताना है। सही आंसर होगा गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने लिखा है। हुमायूंनामा के लेखक भी गुलबदन बेगम है। उसमें पूरा मुगल का इतिहास दिया गया है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सा संधि किया था ये बताना है। सही आंसर होगा अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुई थी, याद रखना आपको। सती प्रथा का निषेध किया गया। सती प्रथा का निषेध कब किया गया? लॉर्ड विलियम बेटिक के समय सती प्रथा को खत्म किया गया था और ये कब किया गया था? सही आंसर होगा 1829 में। 1829 में हुआ था। पूना पैक्ट इसके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट जिसको कि पूना समझौता भी कहते हैं, ये किसके किसके बीच हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ये अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। सही आंसर होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे ये बताना है। सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक बुक था जो कि इंग्लिश भाषा में था और ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, याद रखना आपको। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे ये बताना है। सही आंसर होगा अरविंद घोष। प्रथम जो संपादक थे वो अरविंद घोष थे, ये बात आपको याद रखना है। जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं के सभी कालानुक्रम का कूट चुनिए, यानी कि इसमें कालक्रम के अनुसार लगाना है कि पहले कौन सा हुआ था, बाद में कौन सा हुआ था, ये करना है। यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, ऐसे ही जो है सभी को यहाँ पे मिलाना है। इसमें से सबसे पहले कौन हुआ था? सबसे पहले हुआ था असहयोग आंदोलन। उसके बाद कौन सा हुआ था? उसके बाद हुआ था यहाँ पे असहयोग आंदोलन पहले नहीं हुआ था।
इसमें से सबसे पहले हुआ था होम रूल आंदोलन, उसके बाद हुआ था असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन सबसे बाद में 1942 में हुआ था। सविनय अवज्ञा 1927 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, इनमें में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें गलत मिलान दिया गया, ये बताना है। सैंडर्स हत्याकांड 1928 में हुआ था, ये सही बात है। जनरल डायर का हत्या 1932 में हुआ था, ये भी सही बात है। अलीपुर संयंत्र कांड ये 1928 में हुआ था, ये सही है। काकेरी कांड 1927, ये गलत है। काकेरी कांड 1927 में नहीं हुआ था, ये आपको याद रखना है। राज्य सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिगृहित किया था? भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया था, ये बताना है। सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था, यानी कि जनगण मन को स्वीकार किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था, ये बताना है। सही आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था, आपको याद रखना है। और इसका स्थापना जो है, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1928 में हुआ था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। उच्चतम न्यायालय में भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? सही आंसर होगा एम फातिमा बीबी। एम फातिमा बीबी ये उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश बनी थी, आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, ये बताना है। सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी, ये बताना है। मूल कर्तव्य कितना है? टोटल 11 मूल कर्तव्य है, जो कि अनुच्छेद 51 के को में दिया गया है, ये आपको याद रखना है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के को में दिया गया है, भाग 4 के को में है, और इसमें टोटल 11 मूल कर्तव्य है। ये किसने दी थी? मूल कर्तव्य की संस्तुति किसने दी थी, ये बताना है। सही आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा यह दिया गया था। आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नहीं था? आपातकाल की घोषणा किसके तहत होती है? आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल का घोषणा किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इंग्लिश का प्रश्न है, लेकिन अभी हम लोग इंग्लिश के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अभी हम लोग सिर्फ जीके जीएस और हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले थे। धन्यवाद। जब मिलते हैं जल्द ही अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए और सारे प्रैक्टिस सेट को अवश्य देखिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। एग्ज़ाम में आपका रिवीजन भी हो जाएगा और तैयारी भी हो जाएगा। धन्यवाद।